एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन पत्र किया दाखिल। पीएम मोदी बने मुख्य प्रस्तावक। राज्यसभा के महासचिव रिटर्निंग अधिकारी को सौंपे दस्तावेज। पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने की राइजिंग पंजाब मुहिम की शुरुआत। उद्योगपतियों की समस्याएं सुन लिए जाएंगे सुझाव। बोले, फोकल पॉइंटों के लिए बनाई जा रही है अलग अथॉरिटी। और अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सुमित मलिक ने जीता रजत पदक। महिला पहलवान तपस्या और सृष्टि फाइनल में। शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने पर सीएम नायब सैनी ने कपिल बैंसला को दी बधाई। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य प्रस्तावक रूप में राज्यसभा के महासचिव रिटर्निंग अधिकारी पीसी मोदी को उपराष्ट्रपति चुनाव के दस्तावेज सौंपे। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के कुल 4 सेट अनिवार्य रूप से दाखिल करने होते हैं। हर सेट पर 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होते हैं। सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री, एनडीए गठबंधन के कई दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहे। सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से होगा, जो 21 अगस्त को नामांकन करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है और 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 25 अगस्त तक उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को संसद भवन में होगा और इसी दिन नतीजों का भी ऐलान किया जाएगा। इस समय लोकसभा में 543 सांसद हैं और कुल 245 सदस्यों की क्षमता वाली राज्यसभा में अभी 233 सांसद हैं। भाजपा के पास लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 102 सांसद हैं। पंजाब के उद्योग एवं बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने माझा क्षेत्र के उद्योगपतियों से सुझाव लेने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अमृतसर से राइजिंग पंजाब कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने अमृतसर के अलावा गुरदासपुर, तरनतारन, बटाला और पठानकोट के उद्योगपतियों से सीधा संवाद किया और उनके सुझाव व समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के तहत पंजाब के सभी बड़े शहरों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारा उद्देश्य नई उद्योग अनुकूल नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाना, नए निवेश के लिए माहौल तैयार करना और सरकार उद्योग जगत के बीच सीधा संवाद कायम करना है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सुझाव से समाधान तक पहुंचना ही हमारी जिम्मेदारी है। इस दौरान उन्होंने फोकल पॉइंटों के बारे में बात करते हुए कहा कि पंजाब सरकार द्वारा सभी औद्योगिक फोकल पॉइंटों की देखभाल के लिए अलग अथॉरिटी बनाई जा रही है ताकि उद्योगपतियों की सभी समस्याओं का सही तरीके से समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस समय हम फोकल पॉइंटों को अपग्रेड करने के लिए 100 करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर चुके हैं, जिनमें सीवरेज, सीसीटीवी कैमरे, लाइटें, सड़कें और अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। अरोड़ा ने बताया कि उद्योगपतियों की सुविधा के लिए हम जल्द ही मोहाली, अमृतसर और लुधियाना में प्रदर्शनी केंद्र भी बनाने जा रहे हैं। इसके बाद संजीव अरोड़ा ने अधिकारियों के साथ अमृतसर के फोकल पॉइंटों का दौरा भी किया और अधिकारियों को इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए। पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कल राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सभी डिप्टी कमिश्नर सहित ड्रेनेज विभाग के सभी एक्सीएन और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से बातचीत कर स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत देते हुए होशियारपुर, तरनतारन, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का में बनी बाढ़ की स्थिति पर दिन रात सतर्कता रखने के निर्देश दिए। उन्होंने हिदायत दी कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भोजन और डॉक्टरी सहायता समेत जरूरी सुविधाओं वाले राहत कैंप यकीनी बनाए जाएं। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में मजबूत तालमेल बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के बीच निरंतर संचार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अमृतसर इन डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, तो सभी का जायजा मैंने सुबह 11 बजे सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की थी और हमारे सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की थी। जायजा लिया था और सारी रिपोर्ट ली थी कि कहाँ क्या चल रहा है। और मुझे इस बात की तसल्ली है कि पूरा हमारा प्रशासन हर एरिया में सेक्टर में बांट के ऑफिसर की ड्यूटी नहीं लगाई, उनकी जिम्मेदारी लगाई है। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो, कम से कम लोगों का नुकसान हो, हम उस बात पे लगे।
पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण पंजाब के रावी, ब्यास और सतलुज दरियाओं में जल स्तर बढ़ गया है। रावी में बड़े पानी के स्तर को पठानकोट और गुरदासपुर जिलों के साथ लगते क्षेत्र को पानी से भर दिया है। वहीं ब्यास और सतलुज दरियाओं ने तरनतारन, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का के क्षेत्र को चपेट में ले लिया है। इससे भाखड़ा डैम में पानी का स्तर बढ़ने के कारण डैम के फ्लड गेट खोले गए हैं। नंगल के एसडीएम सचिन पाठक ने बताया कि खतरे वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि डैम के पानी का स्तर अभी 1665 फुट है, जिसे 1680 फुट तक रखा जा सकता है। पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के गुर्गों से की पूछताछ के बाद एक बड़ी वारदात को टाल दिया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जालंधर काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने बीकेआई के साथ जुड़ ऋतिक नारनोलिया और राजस्थान के एक नाबालिग को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ के बाद उनके साथियों को भी काबू किया गया। इस दौरान कोलकाता से विश्वजीत को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह मलेशिया भागने की फिराक में था। इस कार्रवाई के दौरान नकोदर से जैक्शन नाम के व्यक्ति को काबू कर गिरफ्तार कर एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। डीजीपी ने कहा कि यह पूरा मॉड्यूल कनाडा स्थित बीकेआई के मास्टरमाइंड जिशान अख्तर और अजय गिल के निर्देशों पर काम कर रहा है। आरोपी विश्वजीत और जैक्शन ने जुलाई के आखिरी सप्ताह अपने साथियों की मदद से ब्यास से 2 हैंड ग्रेनेड खरीदे थे। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक पेश किया। ये विधेयक ऑनलाइन सट्टेबाजी पर लगाम लाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन, ई कोड, शैक्षणिक और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना, नियामक प्राधिकरण का गठन और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने जैसे प्रावधान इस विधेयक में शामिल किए गए हैं। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू काफी नाराज दिखे। उन्होंने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहा है, जिससे समय का दुरुपयोग हो रहा है। बार बार समझाने के बाद भी जब विपक्ष का हंगामा नहीं रुका तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। देश के नायक जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा करके भारत का झंडा को लहरा के आया, उनको सम्मानित करने का भी मौका नहीं दिया है विपक्ष के लोगों ने। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आप लोग बाहर में जाकर के आप देखिए कितना खराब लगता है। आपका ये हरकतें दुनिया हंसता है। अब स्कूल के बच्चे भी बोलने लग गए हैं कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऐसा बिहेव करता है क्या? आप सोचिए, शांति दिमाग से सोचिए। सरकार का बिजनेस तो हम पारित करके रहेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम दौर में आज लोकसभा में 4 विधेयक सूचीबद्ध हैं। 3 विधेयक केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। इनमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल, संविधान का 130वां संशोधन बिल और संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक शामिल हैं। 21 अगस्त को संसद का मॉनसून सत्र समाप्त होगा। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाकर ही देश की जिंदगी बेहतर बनेगी। पटियाला के बाणी स्कूल में 20 लाख रुपए की लागत के साथ तैयार किए डार्क रूम लेबोरेटरी को स्पेशल बच्चों को समर्पित करने के मौके पर समागम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये डार्क रूम लेबोरेटरी बौद्धिक विकलांगता के शिकार बच्चों की जिंदगी को आम लोगों जैसी बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने आम लोगों और समाज सेवियों को इन बच्चों की भलाई के लिए काम कर रहे पंजाब बाल भलाई परिषद के साथ जुड़ने का निमंत्रण दिया। सरकार द्वारा शुरू की गई युद्ध नशों के विरुद्ध मुहिम की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि नशों की लत को खत्म करने के लिए पंजाबियों को आगे आना होगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने भी समागम को संबोधित किया। समागम के दौरान स्कूल के विशेष विद्यार्थियों ने भांगड़े और गिद्दे का रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। अब देखो, ये बाल कल्याण परिषद 1962 में पंजाब में निरंतर काम कर रही है। कई सराहनीय पहले किए। इसमें पटियाला में वाणी एकीकृत श्रवण बाधित विद्यालय, मॉडल क्रेज, शाम के स्कूल, एकीकृत बाल विकास योजना परियोजना, मोहाली में बाल भवन, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कोचिंग क्लासें,
कोविड से प्रभावित बच्चों के लिए प्रयोजन अनुदान और स्कूली बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाने के विशेष परियोजना जैसी कई पहले इस संस्था ने की है। हरियाणा विधानसभा के 22 अगस्त से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस सिलसिले में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में लिए गए निर्णयों से विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों और मंत्रियों को अवगत करवा दिया है। इसके साथ ही सत्र की 3 बैठकों के प्रश्नकाल के लिए ड्रॉ निकाल लिए गए हैं। इसके लिए कुल 60 विधायकों के प्रश्नों को सूचीबद्ध किया गया है। विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विधान भवन में मोबाइल के प्रयोग की अनुमति नहीं रहेगी। विधायकों को भेजे गए दिशा निर्देश में कहा गया है कि वे अपना फोन सुरक्षा अधिकारियों के पास जमा करवा दें या उसे साइलेंट मोड पर रखें। विधायक दर्शन दीर्घा के लिए प्रतिदिन एक ही व्यक्ति का प्रवेश पास बनवा सकेंगे। रूस में चल रही इंटर वी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सुमित मलिक ने रजत पदक जीता है। 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में सुमित को रूस के मागोमेद सालियाक से 5-8 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिलाओं के 68 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की सृष्टि फाइनल मुकाबले पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सृष्टि ने जर्मनी की लारा कोहलर को 7-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में पहलवान तपस्या ने भी फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उन्होंने पिछली बार की चैंपियन जापान की सोवाका उचिदा को 4-3 से हराया। उधर कजाकिस्तान में चल रही 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पलवल के कपिल बैंसला ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस जूनियर फाइनल में शीर्ष स्थान हासिल कर ये उपलब्धि अपने नाम की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कपिल बैंसला और उसके परिवार को बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आपकी ये उपलब्धि न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश के उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। आपको भी, आपके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। पंजाब सरकार ने खेड़ा वतन पंजाबियां 2025 के अधीन ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तरीय खेड़ां करवाने के संबंधित समय सारणी जारी कर दी है। इन खेलों के मुकाबले 3 सितंबर से 23 नवंबर तक राज्य के विभिन्न गांवों, कस्बों और शहरों के खेल स्टेडियमों में आयोजित किए जाएंगे। संगरूर के उपायुक्त संदीप ऋषि ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इन खेलों की शुरुआत 29 अगस्त को होशियारपुर से होगी और उससे पहले 20 अगस्त को टॉर्च रिले संगरूर से होगी, जो राज्य के सभी जिलों से होकर 29 अगस्त तक होशियारपुर में समाप्त होगी। इन खेलों में 5 लाख के करीब खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है और विजेताओं को 9 करोड़ रुपए से अधिक की राशि और नगद पुरस्कार दिए जाने की पहल है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।